23 सितंबर साल 1990 की वो रात शायद मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल पाऊंगा, क्योंकि उस रात हुई एक घटना ने मेरे सोचने का पूरा नज़रिया ही बदल दिया। आज भी जब वो रात मेरे जहन में आती है तो अपने आप ही मेरा शरीर कांप उठता है। दरअसल घटना कुछ ऐसी है कि उस रात मैं जिस ढाबे में काम करता था वहाँ मैं महीने का हिसाब कर रहा था। मालिक की तरफ से ऑर्डर था कि उन्हें पूरे महीने का हिसाब किताब आज रात ही चाहिए। मैं मालिक को मना तो नहीं कर सकता था, फिर चाहे कितनी भी रात हो जाए, क्योंकि मैं वहाँ नया नया लगा था। सारा हिसाब मालिक को देने के बाद जब मैं ढाबे से बाहर निकला तो पाया कि बारिश हो रही थी। खैर, छाता तो मैं लेकर ही आया था, लिहाजा मैं स्टेशन की तरफ बढ़ने लगा। रात काफ़ी हो चुकी थी, लगभग 11:30 बज रहे होंगे। अब तो बस आखिरी ट्रेन का ही सहारा था। अगर वो भी निकल गई तो आज घर पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही सोचकर मैं अपने कदम तेज़ी से आगे बढ़ाने लगा। कुछ दूर तक चलने के बाद मैं जब स्टेशन पहुंचा तो आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ही लगी हुई थी। टिकट तो मेरे पास पहले से ही था, सो मैं उस ट्रेन में सवार हो गया। आखिरी ट्रेन होने की वजह से ट्रेन में लोग ना के बराबर थे। मैं एक सीट पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद ट्रेन चली और रेंगती हुई पटरी पर आगे बढ़ने लगी। बारिश अभी भी तेज़ थी। अभी मैं सीट पर बैठकर कुछ सोच ही रहा था कि तभी मेरे बगल वाली सीट से एक आवाज़ आई, अरे अजय, तू आज आखिरी ट्रेन से? मैंने जब देखा तो पाया कि वो आवाज़ मेरे दोस्त विनोद की है। विनोद आकर मेरे सामने वाली सीट पर बैठा। तभी मैंने विनोद की बात का जवाब देते हुए कहा, अरे आज थोड़ी देरी हो गई। इतना बोलकर मैं वापस कुछ सोचने लगा। थोड़ी देर बाद विनोद फिर बोला, क्या हुआ? क्या सोच रहा है? कुछ परेशानी है क्या? तो इस पर मैंने जवाब दिया, तुझे तो पता ही है कि अपनी साइकिल मैं एक गैरेज में रखता हूँ, कहीं वो बंद तो नहीं हो गया होगा। मेरी इस बात पर विनोद थोड़ी देर तो चुप रहा, फिर बोला, मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तू एक बाइक क्यों नहीं ले लेता? सेकंड हैंड ले ले, सस्ती मिल जाएगी। कब तक वो पुरानी साइकिल घसीटेगा? विनोद की बात पर मैंने जवाब दिया, बाइक तो मैं ले सकता हूँ, पर वो क्या है कि ये साइकिल मेरे पिताजी की दी हुई आखिरी निशानी है। पता नहीं क्यों उस साइकिल को छोड़ने का मन ही नहीं करता। और इत्तेफाक से आज मेरे पिताजी की बरसी भी है। मेरी सारी बात सुनकर विनोद बोला, माफ़ करना, मैं भी बिना सोचे समझे बोल गया। तो इस पर मैंने कहा, अरे कोई बात नहीं, चलता है। इसी बीच मेरा स्टेशन आ गया, जिस पर मैंने कहा, चल मैं चलता हूँ, घर आना कभी। इतना बोलकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया। बारिश इधर भी हो रही थी। मैंने छाता लेकर जल्दी जल्दी स्टेशन से बाहर निकला और सीधे बिश्नोई काका के गैरेज पहुंचा। बेचारे काका गैरेज बंद करके मेरी साइकिल को बाहर लिए खड़े थे। मैं जल्दी से उनके पास गया तो काका बोले, जल्दी से निकल जाओ अजय, सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मैं निकल जाता, बस तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था, अब जाओ। इस पर मैंने साइकिल घुमाते हुए कहा, हाँ, बांस बगान वाले रास्ते से निकल जाऊंगा जल्दी ही। तो मेरी बात सुनकर काका बोले, बांस बगान वाले रास्ते से क्यों, सीधे रास्ते से जाओ। तुमको नहीं पता, उस रास्ते पर 2 दिन तक सरकारी काम चला और गड्ढों में पानी भर जाने के चलते एक आदमी जब साइकिल लेकर गुजर रहा था तो गड्ढे में गिरकर पत्थर की चोट से उसकी मौत हो गई। काका की बात सुनकर मैंने कहा, अरे कुछ नहीं होगा काका,
मैं चला जाऊँगा। जिसके बाद मैं साइकिल लेकर अपने घर की तरफ चलने लगा। एक हाथ में छाता और दूसरे हाथ से साइकिल पकड़कर चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, और इसी तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए मैंने उस रास्ते से जाने का तय किया था। घर पर माँ अकेली होगी, ये सोचकर मैं तेज़ी से पैडल मारने लगा। कुछ देर बाद मैं उस रास्ते पर पहुँचा तो पाया वो रास्ता पूरी तरह सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। अंधेरा इतना घना था कि साइकिल चला पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। हालांकि मेरे पास एक बैटरी टॉर्च थी, पर अब किस हाथ से मैं टॉर्च पकड़ता, जिस वजह से मजबूरन मुझे छाते को बंद करके साइकिल में टांगना पड़ा और फिर एक हाथ से टॉर्च पकड़कर मैं आगे बढ़ने लगा। रास्ते के अगल बगल सिर्फ बांस के पेड़ ही थे। हवाओं की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी, फिर भी मैं किसी तरह से आगे बढ़े जा रहा था। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी टॉर्च की धुंधली रोशनी में रास्ते के एक बगल मुझे एक शख्स दिखा। जब मेरी साइकिल उसके नज़दीक पहुंची तो पाया कि वो मेरा दोस्त राजेश है। राजेश हमारे ही गांव का एक लड़का था, मगर इतनी रात गए वो यहाँ इस रास्ते पर क्या कर रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पास उसकी साइकिल भी थी। मैं साइकिल चलाता हुआ राजेश के पास जाकर रुका और पूछा, राजेश, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? मैं किसी काम से आया था, पर तू तो इस रास्ते से घर नहीं जाता था, राजेश ने मुझसे कहा। इस पर मैंने उसको बोला, आज थोड़ी देरी हो गई तो इसी रास्ते से जाना ठीक समझा, चल अब साथ में चलते हैं। जिसके बाद राजेश और मैं अपनी अपनी साइकिल लेकर गांव की तरफ आगे बढ़ने लगे। राजेश मेरे आगे चल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे। चलते चलते एक वक्त ऐसा आया जब राजेश मुझसे आगे निकल गया और मुझसे कुछ दूर सामने की तरफ रास्ते के बीचों बीच रुक गया। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। खैर, मैं साइकिल लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं राजेश की तरफ थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी साइकिल एकदम से अपने आप ही रुक गई। मुझे बहुत अजीब लगा कि आखिर मेरे कुछ किए बगैर ही साइकिल अपने आप कैसे रुक गई। मैं पैडल तो मार रहा था, लेकिन साइकिल का पिछला पहिया बस एक ही जगह पर घूम रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पीछे से मेरी साइकिल को पकड़ कर रखा हो, मगर कौन? ये देखने के लिए मैं टॉर्च पकड़े पीछे पलटा तो सच में मेरी साइकिल को किसी ने दोनों हाथों से पकड़ रखा था और वहाँ कटे हुए सिर्फ 2 हाथ ही नज़र आ रहे थे। दोनों हाथों में से वो दाहिना हाथ जिसने साइकिल को पीछे से पकड़ रखा था, उस हाथ की छोटी उंगली गायब थी। मैं चिल्लाते हुए तुरंत सामने की ओर पलटा, लेकिन सामने राजेश था ही नहीं। इतने में मेरी साइकिल भी अपने आप ही उन हाथों की पकड़ से आज़ाद हो गई। जिसके बाद मैंने जो साइकिल भगाना शुरू किया तो सीधे अपने घर पर ही रुका। घर पहुंचकर सबसे पहले कि मैं अपनी माँ को पूरी बात बताता, तभी सामने से माँ ने कहा, बेटा तू आ गया, एक बार राजेश के घर जाकर आ। राजेश अब नहीं रहा। आज दोपहर को वो बांस बगान वाले रास्ते से आ रहा था। गड्ढे से गिरकर सर पर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। माँ के मुंह से ये सुनकर मेरे पैर अपने आप ही कँपकँपाने लगे। तभी मुझे ध्यान आया कि मेरी साइकिल को पकड़ने वाले वो दोनों हाथ मेरे पापा के थे, क्योंकि मेरे पापा के दाहिने हाथ में छोटी उंगली नहीं थी। मेरे पापा मेरे साथ ना होकर भी मुझे बचाने के लिए मेरे पास थे।